गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी, माय ज्ञान द संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आज की इस कक्षा के माध्यम से कक्षा 7th के समस्त विद्यार्थियों का आज 20 नवंबर 2020 की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 लेसन के अंतर्गत ध्वनि के माध्यम अंतर्गत हम सभी अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो क्लास में मैंने ध्वनि की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की थी और उसके बारे में जाना था कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति के आधार पर हम किस प्रकार से जीवों की पहचान कर सकते हैं और प्रत्येक जीव की अपनी आवाज़, अपनी ध्वनि की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके गुण होते हैं। तो इस पर हमने इस पर अध्ययन किया था। अब दूसरा जो है यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं आप, विभिन्न वाद्य यंत्रों से ध्वनि उत्पन्न करने के उपाय। तो विद्यार्थी यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ वाद्य यंत्र रखे हुए हैं, जैसे कि ढोलक, मृदंग, तबला, इसके बाद सितार, गिटार, वायलिन और इसके बाद बांसुरी, शहनाई। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये जो तीन वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, ढोलक, मृदंग एंड तबला, तो ये तीनों में आवाज या ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब आप इन्हें हाथ से आघात करते हैं, यानी किसी भी अन्य चीज से, या फिर इनको जैसे कि आघात मीन्स होता है किसी भी वस्तु को हाथ के दबाव से चोट मारना, उसको आघात कहते हैं। इसके बाद फिर जैसे सितार, गिटार, वायलिन की बात करें तो ये सब तार वाद्य यंत्र हैं। इनमें आपने देखा होगा जब तारों को इनमें टच करते हैं और कंपन कराते हैं, तब इनमें जा करके ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसी प्रकार से बांसुरी और शहनाई जो है, तो इनमें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के वाद्य यंत्रों से हम यह समझ सकते हैं कि जो वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से होती है। आघात से, तारों को खींचकर छोड़ने से, उनमें कंपन कराने से, फूंक मारने से, और जो इलास्टिक वाली बात कल हमने की थी, रबड़ बैंड वाली, तो उसको रगड़ने से या फिर किसी चीज को रगड़ने से भी हम उसमें ध्वनि उत्पन्न करा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये ध्वनि उत्पन्न करने की 4 विधियां हैं। यानी अगर आप किसी वस्तु से, किसी भी चीज से ध्वनि उत्पन्न करना चाहते हैं तो ये 4 प्रकार से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपन एवं तरंगे। तो विद्यार्थियों, कंपन और तरंगे किसे कहते हैं? कंपन और तरंगे दोनों की एक ही तरह के पर्याय हैं। जब किसी वस्तु में ध्वनि होती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, अर्थात कंपन के उत्पन्न होने के कारण से ही उस वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके बाद वो जो कंपन है वो गति करते हैं, और गति करते हैं तो वो एक लहर के रूप में गति करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नदियों में जो लहरें आती हैं, ठीक इसी प्रकार से जो उस वस्तु के द्वारा उत्पन्न कंपन है ध्वनि के माध्यम से, वो भी उसी प्रकार से गति करते हैं। तो इस वो जो कंपन है एक तरंग के माध्यम से चलते हैं, एक लहर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, गति करते हैं। इनको लहरों को ही हम तरंग कहते हैं, और जो गति करते हैं इसलिए इसकी गति को हम तरंग गति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये तरंगों की बात हुई। अब तरंगें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगों में एक छोटा सा अंतर है। कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो सीधी गति करती चली जाती हैं, ठीक है, और मतलब जिसमें कंपन की जो गति है और उसकी जो दिशा है वो उनके अनुदिश होती है। समझ में आ गया? मतलब जिस दिशा में गति होती है उसी दिशा में उनकी तरंग भी, लहर भी चलती है। तो इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अब दूसरी ओर होती है अनुप्रस्थ तरंगे। इनमें क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है? कंपन की दिशा गति की दिशा के लंबवत होती है, ठीक है। यानी कंपन की जो दिशा है और जो गति की दिशा है वो एक दूसरे से लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अब अगर आप जाना कि जैसे केंचुआ, सांप, ऊंट आदि जो हैं, अगर केंचुए की बात करें तो केंचुए में अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, क्योंकि इसमें जो तरंग होती है उसकी जो कंपन की जो दिशा होती है और तरंग की जो दिशाएं होती हैं वो एक ही लाइन में होती है, एक ही वे में होती है, इसलिए उसमें अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन सर्प और ऊंट पर बैठा जो व्यक्ति है
अगर आप देखा तो ऊपर नीचे इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वो गति तो आगे की ओर करता है, लेकिन वो जो व्यक्ति है उसका लंबवत चलता है। तो सांप और ऊंट पर बैठे व्यक्ति की जो गति है वो अनुप्रस्थ तरंग के समान होती है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमने ये दोनों चीजों को जाना, कंपन एवं तरंग है। तो फिर से समझ लीजिए, किसी वस्तु में उत्पन्न ध्वनि के कारण उसमें कंपन उत्पन्न होते हैं, और जब कंपन आगे की ओर बढ़ते हैं यानी गति करते हैं तो इन्हीं कंपन को हम तरंग गति कहते हैं, और जो लहर है उनमें उसको हम तरंग कहते हैं। तरंग के जैसे कंपन आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब तरंग गति दो प्रकार से होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। तो दो प्रकार से तरंगे होती हैं, एक तो ऐसी जिनमें गति और उनकी जो कंपनों की दिशा है वो उन्हीं के अनुदिश होती है, एक ही लाइन में होती है, यानी पैरेलल होती है कह सकते हैं हम, इसलिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में जो कंपन और जो तरंग की गति है वो एक दूसरे के लंबवत होती है, इसलिए इनको हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर बात करते हैं तीन, आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम की। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं और आयाम किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। तो आवर्तकाल एक कंपन होने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं, यानी कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन, जैसे एक कंपन करने में मान लीजिए 1 सेकंड का समय लगता है, तो उस कंपन का वो आवर्तकाल कहलाएगा, समय कहलाएगा। प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो कंपन की संख्या है उससे उसकी आवृत्ति कहते हैं। मतलब जैसे आपने कोई रबड़ बैंड लिया और रबड़ बैंड को आप खींचिए, खींच करके छोड़ दीजिए और फिर घड़ी के टाइम से देखिए कि 1 सेकंड में वह कितनी बार कंपन हो रहा है, कितनी बार राउंड कर रहा है कोई चीज, तो उसमें जो उसकी संख्या होगी वही उस वस्तु में उत्पन्न कंपनों की आवृत्ति कहलाएगी। तीसरी बात है आयाम। तो आयाम क्या है, अधिकतम विस्थापन, यानी जैसे कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन, कंपन कर रही है वस्तु, वस्तु कंपन करते करते आगे बढ़ती चली जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई साउंड सिस्टम बहुत तेज गति से आप बजा दीजिएगा और बजाने के पश्चात आप उसको किसी टेबल वगैरह पर रखिएगा, तो उसकी जो बेस जब कंपन करता है, नीचे हिलडुल होता है, तो आप देखते हैं कि जो साउंड जहां पर रखे थे वो एक्चुअल में वहां पर नहीं होते, थोड़ा आगे पीछे खिसक जाते हैं। तो इस जितनी दूरी उसने तय की है वो उसके आयाम कहलाती है। तो ये आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम है। तो विद्यार्थी यहाँ पर हमने कंपन, तरंगे और आवृत्ति, आयाम, आयाम के बारे में जाना। कल पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। आवर्तकाल, आवृत्ति और आयाम में संबंध स्थापित करेंगे, जानेंगे इसके बारे में, इसका सूत्र और किस प्रकार से इनकी गणना करते हैं, और ध्वनि की प्रबलता, तारत्व के बारे में। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।